आज मैं अपने सभी पाठकों को यह सूचित करता हूँ कि मैं रंजीत सर अपने सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक अलग चैनल रंजीत सर कॉम्पिटिटिव क्लासेज के नाम से यूट्यूब पर बनाया हूँ, जिस पर मैं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उनके परीक्षाओं से संबंधित वीडियो अपलोड करूँगा और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उसी चैनल पर दूंगा, ताकि उन्हें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में आसान हो और उस महत्वपूर्ण ज्ञानों को तथ्यों को भी एक जगह मेरे चैनल पर प्राप्त करके ज्ञान में वृद्धि करके अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। और मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपने पहले चैनल रंजीत सर रियल क्लासेज पर पढ़ाई से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे दोनों तरह के छात्रों को अपने ज्ञान की जानकारी एक जगह पर मिल जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे को उन्हें एक ही जगह पर पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भी एक अलग एक जगह पर सारी जानकारियां मिल पाएगी, जिससे उन्हें अपनी परीक्षाओं को तैयारी करने में और सफलता प्राप्त करने में और ज्ञान की वृद्धि करने में आसान होगी। और पढ़ने वाले बच्चे को भी अपने वर्ग में और अपने ज्ञान में विषय वस्तु की जानकारी को एक जगह हासिल करने में उन्हें भी बड़ी मदद मिलेगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लिए एक अलग चैनल क्रिएट रंजीत सर कॉम्पिटिटिव क्लासेज के नाम से यूट्यूब पर किया हूँ। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैंने अपने पहले चैनल रंजीत सर रियल क्लासेज पर ही उस पढ़ाई से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो यह हमारी जानकारी आप सभी पाठकों के लिए थी, जो यह महत्वपूर्ण सूचना है, जिससे कि आप लोग जानकर जो भी पढ़ाई से हालांकि पढ़ाई से जुड़े हुए सभी जानकारी, चाहे वह पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो चाहे प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लिए हो, ज्ञान पढ़ाई से संबंधित वीडियो जो होते हैं दोनों के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष अलग जानकारियां हुआ करती है, जो उन्हें परीक्षा में सफलता दिलाने में खास मददगार होती है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए वर्ग से विषय से संबंधित ज्ञान होते हैं, कंसेप्ट जो उन्हें पढ़ाई में मदद करते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने ये दोनों चैनल को अलग अलग तरह से विभाजित कर दिया है, ताकि दोनों पाठकों को आसान हो और सभी ज्ञान एक ही जगह पर बड़ी आसानी से उन्हें मिल सके, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो। तो आज मैं आगे की ओर अपने वीडियो को ले चलता हूँ और इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी क्रांति से जुड़े हुए पेश कर रहा हूँ, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के हमारे देश में कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, उनकी सारी जानकारियाँ मैं उन्हें अपने इस वीडियो में दे सकूं, ताकि उन्हें एक तरह के कि इस तरह के क्रांति से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हो और जानकारी हो एक ही जगह उपलब्ध हो जाए। और परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं में खास तौर से जब भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो वे आसानी से इन प्रश्नों से क्रांतियों से जुड़े हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें और अच्छे से अच्छा मार्क्स परीक्षा में ला सकें। तो चलिए मैं अपने क्रांति खास करके कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए क्रांतियों की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि क्रांति चाहे जो भी हो, क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। क्रांति कहते हैं जब पारंपरिक रीति रिवाज जो चली आ रही होती है उसके विरुद्ध अचानक परिवर्तन आना, क्रांति परिवर्तन का नाम होता है। जब किसी प्रथा के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध या रीति रिवाज के विरुद्ध परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्रांति का नाम देते हैं।
और परिवर्तन जो भी आता है, समाज में हो, देश में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वह क्रांति के फलस्वरूप ही परिवर्तन आता है। तो हमारे देश में भी देश को आज़ादी अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिलने के बाद हमारे देश की सरकार ने कृषि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बल दिया और कृषि के क्षेत्रों में खास तौर से खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति लाने का भरपूर प्रयत्न किया, जिससे उन्होंने खास करके गेहूं के उत्पादन में एक क्रांति हमारे देश की सरकार ने लाने का प्रयास किया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और भारत में यह हरित क्रांति के जनक स्वामी नाथन जी थे, जिन्हें डॉक्टर स्वामीनाथन जी कहते हैं। उन्होंने हमारे देश में हरित क्रांति विशेषकर गेहूं के उत्पादन फसल में लाने का प्रयास किया, जिससे गेहूं के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हुई, क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न की देश की आज़ादी के बाद लोगों को खाने पीने की कमी थी और कृषि उत्पादन उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहे थे, जिससे हमारे देश की जनसंख्या को खाद्यान्न खाने के लिए उपलब्ध हो सके, और इसलिए सरकार को दूसरे देशों से अनाज का आयात करना पड़ता था। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने कृषि के उत्पादन में, खास तौर से खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक बल दिया और इसमें क्रांति लाया, जिससे कृषि के उत्पादन में अधिक से अधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। और इसके जनक डॉक्टर स्वामीनाथन थे हमारे देश में इस क्रांति को लाने वाला। तो इस तरह के कृषि से जुड़े हुए और भी विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हमारे देश में आई, जो कृषि से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई क्रांति है, जिससे हमारे देश में परिवर्तन हुआ और उस क्षेत्र में अधिक से अधिक वृद्धि कर देश के विकास एवं उन्नति करने का सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। तो उससे जुड़े हुए जितनी भी कृषि से जुड़ी हुई क्रांतियां हैं, आज मैं एक एक करके आप सभी पाठकों को, अपने प्रतियोगी साथियों और पाठकों को बताऊंगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्रांतियां हैं और अक्सर परीक्षाओं में इन क्रांतियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो पर बने रहिएगा और कृषि से जुड़े हुए जो भी क्रांतियां हैं उसे एक एक कर मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को विवरण करके, वर्णन करके बताऊंगा, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता हासिल कर सकें। तो आइए हम पहले आप लोगों को विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को लिख करके पहले बोर्ड पर बता देते हैं, उसके बाद फिर वर्णन करेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कृषि से जुड़ी हुई क्रांतियाँ। जो हमारे देश में कृषि से जुड़ी हुई क्रांतियाँ आई, वह क्रांतियाँ कृषि से जुड़ी हुई विभिन्न क्षेत्रों से कृषि से संबंधित थी। वह एक तरफ हम क्रांति का नाम लिख देते हैं। संबंधित क्षेत्र, पहला हरित क्रांति। जैसा कि नाम से यहाँ पर ही देख रहे हैं, पहला हमारा हरित क्रांति है, जो खाद्यान्न उत्पादन
विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पाठकगण, यहाँ साथियों देखिए कि पहला हमारा क्रांति हरित क्रांति देश आज़ादी के बाद हुई, जिसका मकसद खाद्यान्न उत्पादन विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि से था, ताकि हमारे देश की जनता को खाने के लिए पर्याप्त अनाज मिल सके और बचे हुए अनाज को हम दूसरे देशों में भी निर्यात कर सके, हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके और हमारे देश में अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन हो। यह हरित क्रांति का लक्ष्य था, जिसमें गेहूं के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हुई। तो ये हमारा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन से संबंधित क्रांति थी, जो खाद्यान्न उत्पादन में परिवर्तन लाया। हमारे देश में जो परंपरागत तरीके से खेती होती थी, उसे पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिससे देश की जनसंख्या को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिले। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए हमारे देश की सरकार ने हरित क्रांति लाई, और इस हरित क्रांति को लाकर खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक उन्नत किस्म के बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई के साधन आदि का उपयोग किया, जिससे हमारे देश में गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, जिससे हमारे देश को खाने पीने के अनाज की फिर किल्लत नहीं हुई। तो इस तरह से हमारे खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके आगे और भी देखते हैं। दूसरा क्रांति नीली नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली के उत्पादन में वृद्धि से। दूसरा क्रांति यहाँ देख रहे हैं कि नीली क्रांति है। यह नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन में अत्यधिक से अधिक वृद्धि हो, इसके दृष्टिकोण में रखते हुए नीली क्रांति लाई गई। और नीली क्रांति के कारण मछली के उत्पादन में, मत्स्य जिसे मछली कहते हैं, इसके उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हुई। यह क्रांति मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। तीसरा भूरी क्रांति। तीसरा भूरी क्रांति है, जो यहाँ पाठकगण ध्यान दीजिएगा कि तीसरा हमारा भूरी क्रांति है, जो उर्वरक, जिसे अंग्रेजी में फर्टिलाइजर्स के उत्पादन से जुड़ा है। भूरी क्रांति, सरकार ने भूरी क्रांति भी लाई, और इस भूरी क्रांति का मकसद कृषि के क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। जो फर्टिलाइजर उर्वरक का कृषि के क्षेत्र में उपयोग होता है फसल के उत्पादन में अधिक से अधिक, तो यह उर्वरक के अधिक से अधिक उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी हुई भूरी क्रांति हमारे देश में लाई गई, जिससे फर्टिलाइजर का अधिक से अधिक उत्पादन हो और उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाए, ताकि हमारे देश में फसल का अधिक मात्रा में पैदावार हो सके और खाने के अलावा जो हमारे पास शेष अनाज बचे उसे हम दूसरे देशों में निर्यात भी कर सकें। चौथी क्रांति गुलाबी क्रांति। झींगा मछली के उत्पादन से जुड़ी है।
चौथी क्रांति गुलाबी क्रांति है, जो झींगा झींगा भी आपको बता दें जानकारी के लिए कि झींगा भी एक प्रकार की मछली ही होती है, जो इसे के अत्यधिक जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और काफ़ी लाभदायक होता है। और यह गुलाबी क्रांति का मकसद हमारे देश में झींगा मछली यानी झींगा के मछली के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि लाना है। इस क्रांति से चौथे पच में इंद्रधनुष इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुष जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसमें कई रंग आपस में मिला जुला होता है। तो सरकार ने भी एक ऐसी क्रांति लाई जिसे इंद्रधनुषी क्रांति दिए। इसमें विभिन्न प्रकार की जितनी भी फसलें कृषि से जुड़ी हुई थी सभी को शामिल किया गया इस क्रांति में, कि फसल से जुड़ी हुई जितनी भी क्षेत्र हैं वह सभी के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि किया जाए, परिवर्तन लाया जाए अधिक से अधिक। इसलिए इसका नाम सभी कृषि से जुड़े हुए उत्पादन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया सरकार के द्वारा, इसलिए इस क्रांति का नाम इंद्रधनुषी क्रांति पड़ी। तो इसमें कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। ये इंद्रधनुषी क्रांति है जिसमें कृषि से जुड़ा हुआ जितना भी क्षेत्र था सभी के उत्पादन में और वृद्धि और विकास की बात सरकार के द्वारा कही गई और इसमें करने की कोशिश की गई, जिसको नाम इंद्रधनुषी क्रांति हुई। छठा, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यह इस वीडियो में आपको कृषि से जुड़ी हुई जो भी क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति और इससे संबंधित सारे क्षेत्रों को आपको बताते चले जा रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में किस क्रांति से जिस भी क्रांति से संबंधित बातें पूछी जाए उससे जुड़े हुए जानकारी आप बड़ी आसानी से दे सकें। इसलिए इसे आप लोग स्मरण कर लीजिएगा और नोट भी करते जाइएगा, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में और उसमें उसकी सफलता में, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता में आपको आसानी हो। इंद्रधनुषी क्रांति के बाद हम लोग अब आगे की ओर अगली क्रांति पर चलते हैं, जो हमारे देश में पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। पीली क्रांति, इसे हम पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से जुड़ी हुई है। हमारे देश की सरकार ने एक अलग क्रांति पीली क्रांति भी लाई और इसका नाम पीली क्रांति इसलिए पड़ा क्योंकि यह तिलहन का जो तिलहन में आप लोग देखते हैं कि सरसों, राई, तीसी ये सभी का तेल का रंग पीला होता है, इसलिए इसका नाम पीली क्रांति पड़ा। तिलहन के उत्पादन में तेल से जुड़े हुए जो भी सरसों, राई, तीसी है, इस सभी के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि लाना सरकार का मेन मकसद था। इसलिए इस क्रांति का नाम तिलहन के रंग पीले होने से इसको पीली क्रांति की संज्ञा सरकार के द्वारा दी गई, जिससे तिलहन के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हुई। आगे आप लोग क्रांति का मतलब यहाँ पर ये समझ गए, क्रांति एक परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने पहले भी शुरुआत में भी आप लोगों को बताते चले हैं। बार बार यहाँ क्रांति शब्द आ रहा है। क्रांति परिवर्तन को कहते हैं, जो अचानक एक रिवाज, सिस्टम या परंपरा, रीति रिवाज या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो उसमें अचानक बदलाव लाते हैं, ताकि उस क्षेत्र में विकास हो, उन्नति हो और परिवर्तन आ सके।
उस परिवर्तन का नाम ही क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए तिलहन के उत्पादन जो पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में नहीं थे, सभी हो रहे थे, उसके उत्पादन में सरकार तेजी से तेजी लाने, ताकि तिलहन के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो, इसलिए सरकार ने इस क्रांति को लाई तिलहन के विशेष उत्पादन में, जिसका नाम उन्होंने पीली क्रांति दी। आगे भी हम लोग पीली क्रांति के बाद अब अगली क्रांति, नेक्स्ट क्रांति पर चलते हैं, इससे जुड़े हुए, जिसको बादामी क्रांति, बादामी क्रांति कहते हैं। और यह क्रांति मसाला मसाले के उत्पादन जुड़ी हुई है। अगले 6 के बाद, पीली क्रांति के बाद आगे हम लोग पढ़ रहे हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति को मसाले के उत्पादन से जुड़ी हुई यह क्रांति है, जो हमारे देश में मसाले के रूप में जानते हैं कि हल्दी, गोलकी, जीरा, मिर्च, धनिया, ये सब मसाले हैं, जिसके उत्पादन में सरकार अधिक से अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से यह क्रांति लाई, मसाले के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो। इस क्रांति का नाम उन्होंने बादामी क्रांति रखा, और इस बादामी क्रांति का मकसद मसाले का अधिक से अधिक उत्पादन करना था। तो अगर आपको परीक्षा में बादामी क्रांति का आए तो इसका मकसद जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है मसाले के उत्पादन से है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फलाना क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये जुड़े हुए क्षेत्र है। हरित क्रांति जैसा कि है गेहूं के उत्पादन में, नीली क्रांति मत्स्य के उत्पादन में, ये आपको परीक्षाओं से इससे संबंधित क्षेत्र पूछे जाते हैं, जिसे आप आसानी से जानकारी रख करके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो बादामी क्रांति मसाले के उत्पादन से जुड़ी हुई है। बादामी क्रांति के बाद आप लोग अगला इम्पोर्टेंट क्रांति जो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। इसका यह जुड़ा हुआ दूध के उत्पादन अधिक वृद्धि से है। सरकार ने एक श्वेत क्रांति भी हमारे देश में लाई, जो श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति। दूध का रंग उजला होता है, इसलिए इसे श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई है। और यह श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई है। हमारे देश में दूध के उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भर हों और हमारे देश में दूध का अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, यह परिवर्तन लाने के लिए हमारे देश की सरकार ने श्वेत क्रांति लाई। तो आप लोग ये दूध श्वेत क्रांति भी इम्पोर्टेंट है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आप आसानी से दूध के क्षेत्र से मार सकते हैं, जिसे दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। आगे श्वेत क्रांति के बाद लाल श्वेत क्रांति देख रहे हैं कि हर सभी क्रांतियां नाम दी गई है। फिर आपको थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्षमा करिएगा, थोड़ा आप लोग वीडियो पर बने रहें, मैं तुरंत ही पानी पीकर वापस लौटता हूँ।
हेलो पाठक गण, पुनः मैं अपने इस वीडियो में आ गया हूँ। आपको मुझे प्यास लगी हुई थी, इसलिए पानी पीने चला गया था। और आगे मैं आप लोगों को यह जानकारी जारी रखते हुए देता हूँ कि नेक्स्ट लाल क्रांति हुई जो टमाटर एवं मांस के उत्पादन से जुड़ी हुई है। पाठकगण एवं साथियों, यहाँ आगे देखिए कि लाल क्रांति भी हमारे देश में सरकार के द्वारा लाई गई, जिसका मकसद टमाटर का रंग लाल होता है एवं मांस का भी रंग लाल के टाइप में ही आता है, इसीलिए लाल क्रांति इसका नाम दिया गया है। क्योंकि टमाटर और मांस लाल होते हैं, इसलिए इस क्रांति को लाल क्रांति कही गई, जो टमाटर एवं मांस के उत्पादन से जुड़ी हुई है। और सरकार का यह उद्देश्य था कि हमारे देश में मांस के उत्पादन में और टमाटर के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो और इसमें हम आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए यह लाल क्रांति लाई गई, जो टमाटर एवं मांस के उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है। आगे 10वां नंबर हम आप लोगों को लाल क्रांति के बाद अगली क्रांति बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जिसे रजत क्रांति कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रजत का मतलब चांदी होता है। ऐसे तो रजत का अर्थ चांदी होता है, लेकिन यहाँ एक क्रांति रजत हुई जो विशेष रूप से अंडा के उत्पादन से जुड़ी हुई है। रजत क्रांति हमारे देश में एक रजत क्रांति भी आई, जिसका उत्पादन अंडा के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना है, जो हमारे देश में अंडों के उत्पादन में अधिक से अधिक अप्रत्याशित वृद्धि हो, यह सरकार का उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के मद्देनजर रखते हुए हमारे देश की सरकार ने अंडा के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि लाने के लिए रजत क्रांति लाई। और इस रजत क्रांति से अंडे के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए और हमारे देश में अंडे के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो गई। तो इस तरह से आगे भी कुछ और क्रांतियां हैं महत्वपूर्ण, जो हमारे देश में सरकार के द्वारा लाई गई। और हमारे देश के कृषि से संबंधित क्षेत्रों में क्रांतियां हुई, जिससे कृषि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसके उत्पादन में वृद्धि हुई और उस क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हुए। और हमारे देश के उस क्रांतियों से विकास एवं उन्नति हुई और इसी तरह क्रांति के फलस्वरूप हम लोग विकास कर आगे की ओर जीवन पथ में बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा देश भी जो विकासशील है वह विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है। तो और भी इससे संबंधित लग रहा है हमारा वीडियो अब लंबा जाता जा रहा है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। और पाठकगण एवं साथियों, और भी जो बची हुई क्रांतियाँ हैं कृषि से जुड़ी हुई, उसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और बता के जो बची हुई क्रांतियां से संबंधित जानकारी है उसे भी साझा करूंगा, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में और सफलता पाने में आपको अधिक मददगार की जानकारी बन सके। इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं मैं अपने पाठकों एवं साथियों से कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अधिक लाभकारी होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को अच्छे मार्क्स दिलाने में और तैयारी करने में अधिक अधिक लाभकारी सिद्ध होगा।